हेलो एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर वन का यूजीसी नेट के सिलेबस को लेकर। और आज हम लोग करेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन के कुछ पीवाईक्यू, जिससे आपका होगा कॉन्सेप्ट क्लियर, फैक्ट भी क्लियर होंगे और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही लाभदायक करेंगे क्वेश्चन। क्योंकि मैंने वही चुनिंदा क्वेश्चन लिए जैसे जो एग्जाम में आए हैं, उनका मैंने डेट भी दिया है। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते चलेंगे ना, हर एक सेक्शन से उठाएंगे ना, तो आपके ऑटोमेटिकली एक्सप्लेनेशन के साथ में आपका डबल फायदा होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और उसका आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, पॉलिटिकल मंत्रा, जो आपको फ़ायदा करेगा आपके यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली, और पेपर वन में आपको सब्जेक्ट डोमेन के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ सीरीज ये रहेगी, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन उसकी ऐड होगी और उसके साथ में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये आपका 2 सितंबर 2024 को एग्जाम में आया था क्वेश्चन, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया है और पूछा जा रहा है कि इसमें आपके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। ठीक है, और ये फेवरेट क्वेश्चन एनटीए के हैं, सस्टेनेबल एसडीजी और एमडीजी से क्वेश्चन लगभग पूछते ही हैं वो। अभी एसडीजी से ज़्यादा एमडीजी थोड़े कम हो गए, क्योंकि वो 2000 से लेकर 2015 तक था। ठीक है, तो 7 पूछ रहा है कि आपसे किससे रिलेटेड है, या जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई, और या फिर सस्ती और स्वच्छ, जैसे कहते हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, या क्वालिटी एजुकेशन से। तो इसका आंसर होगा 3 आपका। देखिए, मैंने इस एक्सप्लेनेशन भी इसलिए कर रखी है, इसको वो फ़ायदा हो सके। आपके देखिए यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से डेटा उठाया गया है। देखिए 169 गोल्स, आप ये भी पूछ सकता है कि 17 तो गोल्स हो गए इसके, 169 इसके टारगेट है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कितने टारगेट्स हैं इसके। इसने इवेंट 4073, 137 पब्लिकेशन एंड 8542 एक्शन। अगर पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट आपका ये बनेगा क्वेश्चन की कितने टारगेट्स इसके हैं, तो 169 आप याद रख सकते हैं इसमें। उसके बाद में ये आपको बहुत ही अच्छे से अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर लेना है, अगर ऐड है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये इसमें पूछा जाता है कि 1 2 3 नंबर कौन कौन से हैं, या क्रोनोलॉजी में लगाने को भी आ सकता है। ये देखते हैं इसको। नो पॉवर्टी पहला, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सात है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यही पूछा था। उसके बाद में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनक्वालिटीज एंड दैट आपका 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 नंबर है आपका क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड 15 नंबर, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो आपके 17 आर्टिकल हो जाएंगे आपके गोल्स, जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड भी सेम टू सेम हो सकता है, क्योंकि 7 को दोबारा पूछ दिया, 17 पूछ दिया, या 8 पूछ दिया नंबर, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ रेफरेंस टू मेजर द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP। NT3 का फेवरेट टॉपिक हो गया GWP से पूछना उसका, कि GWP में आपको बताने हैं कि कौन से उपयोग में किया जाता है, संदर्भ रेफरेंस लिया जाता है, इसको हम रेफरेंस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देखिए ये एग्जाम में भी आया 2 सितंबर 2024 को, शिफ्ट वन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए CO2 को इसमें लिया जाता है बेस, बेस लिया जाता है CO2 कैसे, देखिए ग्रीन हाउस गैस की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता GWP, इसे मापने का मतलब ये है कि कितनी क्षमता है। ठीक है, गैस को संदर्भ रेफरेंस के रूप में उपयोग किया जाता है, वह CO2 है। CO2 को देखते हैं, GWP मापती है कि 1 टन गैस का उत्सर्जन एक निश्चित समयावधि में कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा, जिसकी तुलना कार्बन डाइऑक्साइड के 1 टन के उत्सर्जन से की जाती है। यानी 1 टन अगर उसका मान लिया तो कितनी ऊर्जा अवशोषित कर लेगा। ठीक है, परिभाषा के अनुसार ये हो जाएगा, CO2 को GWP का 1 मान दिया गया, तो आप रखना अगर GWP पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का तो 1 है उसका। ठीक है, और इसी के सब मतलब बेस लेके सारी गैसों का मापन किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपने GWP देख लिया, एक तो हो गया SDGs क्वेश्चन, ये टॉपिक्स भी हैं, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि किसी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो SDG MDG से हो गया, उसके बाद GWP से क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल से रिलेटेड, जो रेगुलर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रोटोकॉल आप देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्लेशियर, ओशन या स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। तो अगर देखा जाए तो इसका जो ओरिजिनल आंसर होता है हमेशा, ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें अलग हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए अलग है, ग्लेशियर के लिए अलग है क्वेश्चन, पर अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण मतलब है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समताप मंडल के ओजोन परत से रिलेटेड आया। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में।
द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डेप्लीट द ओजोन लेयर के लिए आता है। इसे 1987 में अपनाया गया था और लागू कब हुआ, देखिए 1989 में ये लागू हुआ और 1987 में आया था, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये किसके लिए आया था, ओजोन डेप्लीशन जो हो रहा था ओजोन परत के संरक्षण के लिए आया। ये परत क्या करती है, जो बचाती है हमें ओजोन परत है यूवी किरणों से, जो विनाश कर रहे थे जो हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से माउंट में से, तो ओडीएस जिसे हम लोग कहते हैं ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंस, उनको खत्म करने के लिए इस मॉन्टी प्रोटोकॉल को लाया गया। इसमें थे क्लोरोफिल्म को समाप्त करना, हेलोन वगैरह को समाप्त करने को बात की गई, ठीक है। और इसका काम था कि ओडीएस के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था, उसके बाद ओजोन परत को ठीक होने का मौका मिल सके। उसके बाद मैंने कुछ प्रोटोकॉल लगाए, ये आप नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट भी रखा है, पीवाईक्यू भी रखा है, जैसे आपको क्वेश्चन भी हो रहे हैं, आपके नोट्स भी बन रहे हैं, इसको ऐड कर देखिए। ये क्वेश्चन में देखिए जो मैंने रेड किए हुए हैं एक्स्ट्रा में 2 और 7 ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। वियना कन्वेंशन 1985 ये भी पूछा गया, बट अगर आप करंटली नेक्स्ट लास्ट एग्जाम से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये 2 पूछे जा चुके हैं करंटली, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट पूछा गया था 2016 का, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो पूछा ही गया एग्जाम में। वियना कन्वेंशन हो जाएगा आपका 1985 और लागू हुआ 1988 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 1989 में लागू हुआ। लंदन कानून इसी से रिलेटेड होता है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या हो रहा है, अपडेशन चल रहा है। लंदन संशोधन होता है 1990 में, 1992 में लागू होता है। कोपनहेगन 1992 1994 मॉन्ट्रियल संशोधन फिर होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से 1997 में, और बीजिंग का संशोधन 1999 2000 में, और लास्ट वाला था किगाली एग्रीमेंट, इसे हम लोग कहते हैं किगाली संशोधन 2016 में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आपका, इसको तो आप ये 2 तो आ ही चुके हैं तो कन्फर्म है। वियना कन्वेंशन आप याद कर लीजिए और बात बाकी अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर। अब ये आ रहा है आपका पॉल्यूटेंट से रिलेटेड, तो आपके ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वाटर का हो गया, एयर का हो गया, और आपका सॉइल का भी हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी एक अभी तक देख रहे हैं सभी कम बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछा है कि कौन कौन से कार्बनिक प्रदूषणों के उदाहरण है जल में। सॉल्ट है, पेस्टिसाइड है, डाइऑक्सिन है, बेसिस है या पिगमेंट्स है। तो ऑप्शन दिए ए बी सी, बी सी डी, सी डी या बी सी। तो देखिए इसमें से आप मान के चलिए 4 हैं, तो मतलब लगभग में 1 2 3 जो 5 ऑप्शन है, तो आपके 2 ऑप्शन इसमें से हट जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कार्बनिक प्रदूषण में कौन कौन से आपके काम आते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 आपका बी सी, यानी कि पेस्टिसाइड कीटनाशक हो जाएंगे, डाइऑक्सिन एंड आपके पिगमेंट्स। देखते हैं वर्ड, कार्बन प्रदूषक भी पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु होते हैं, अक्सर जीवित जीवों या कृत्रिम प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड क्यों होता है, ये डीटीटी होता है, जैसे एंट्राजिन होते हैं, तो ये कीटनाशक होते हैं, कीटों को नियंत्रित करने के लिए लिया जाता है और जल प्रदूषक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। डाइऑक्सिन ये अत्यधिक विषाक्त कार्बनिक यौगों का समूह जो लगातार बने रहने वाले पर्यावरण प्रदूषक रहते हैं। डाइऑक्सिन पाए जाते हैं जैसे भस्मीकरण रासायनिक निर्माण का मतलब फैक्ट्री से निकलते रहते हैं। इसके बाद वर्णक होते हैं पिगमेंट्स, कई वर्णक जैसे विशेष रूप से कपड़ा, छपाई, प्लास्टिक और जैसे उद्योगों में उपयोग लिए जाने वाले सिंथेटिक कार्बन रंग और वर्णक जो होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशक, डाइऑक्सिन्स और वर्णक 3 प्रकार में आपके आ जाते हैं काउंटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक सब्सटेंस दैट डैमेज किडनीज आर कॉल्ड एज हेमोटॉक्टिक्स, न्यूट्रोटॉक्टिक्स, साइटोटॉक्सिस एंड नेफ्रोटॉक्स। मतलब हेमोटॉक्टिक्स, न्यूरोटॉक्टिक्स, साइकोटॉक्टिक्स और नेफ्रोटॉक्टिक्स। टॉक्सिक ये होगा, आपका क्वेश्चन आया था 2 सितंबर 2024 को, सितंबर में पूछा गया था कि जो किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं कौन से हैं। तो ये कुछ समय देखा जा रहा है लास्ट एग्जाम से, कुछ ह्यूमन बॉडी पर होने वाले इफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपका नेफ्रोटॉक्सिक्स होगा, ठीक है। हेमोटॉक्सिक्स अब जो को हेमो मतलब हीमोग्लोबिन से संबंधित आप याद कर सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड होगा ये। न्यूरोटॉक्सिक हो जाए आपका नर्वस एंड ब्रेन से रिलेटेड, तंत्रिक तरह डैमेज द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। एंड साइटोटॉक्सिक्स आपका सेल से रिलेटेड होगा, ठीक है। जनरली टॉक्सिक टू सेल कॉजिंग द सेल डेथ एंड ऑफ्टन यूज इन कीमोथेरेपी में, ठीक है। और नेफ्रोटॉक्सिक आपका जो होगा जो आपका किडनी से रिलेटेड होगा। ये तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, आप ये चारों नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। देखिए हम अगर आप हेमो टॉक्सिक को याद करना चाहें तो हीमोग्लोबिन से याद कर लीजिए, ट्रिक इसकी ये रहेगी। न्यूरोटॉक्सिक मतलब न्यूरॉन से संबंधित हो जाएगा, और साइटोटॉक्सिक आपको हो जाएगा सेल्स यानी सेल्स है, और नेफ्रोटॉक्सिक आपका किडनी से हो जाएगा, ठीक है। डैमेज है किडनी पे काम करता है ये।
इसका अगला क्वेश्चन था कि भारत में अधिनियम के ये कुछ अधिनियम आए, उनको बताना है कि कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी में लगाना है। ये आपका इंग्लिश रहा वर्जन, ये रहा आपका हिंदी वर्जन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप इसमें फॉलो कर लीजिए। उसी में पीडीएफ आपकी वीडियो की पब्लिशिंग के तुरंत बाद आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो पहले कौन सा है कि पूछ रहा है, जिसमें आपका जो होगा वो होगा आपका 4 नंबर। देखते हैं कैसे। इसमें होगा आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन 1981 और द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपको ध्यान रखना है वाटर 1974, एयर 1981, उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जिसके भोपाल क्रैश गैस त्रासदी के बाद आया 1986 वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केम एज अल्टरनेटिव क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर एज रेफ्रिजरेटर। देखिए आप देख रहे हैं सीएफसी से रिलेटेड और आपके माउंटेन वाटर के जितने भी मतलब ये आ रहे हैं चीज़ें ना पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो आप देखिए धीरे धीरे चीज़ें आने लगेंगी। अब हर क्वेश्चन देखिए 2 सितंबर से 2 में पूछा गया है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो ये पूछा है कि जब हम लोग सीएफसी लेकर आए तो मतलब अल्टरनेटिव सीएफसी का क्या आया, ये पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, पैराफ्लोरोक्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलोन्स। तो आंसर इसका जो होगा आपका वो 4 होगा, यानी कि ए और सी हम लेकर आए, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरो और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि HFC और HCFC। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC लेकर आए हम लोग और HCFC लेकर आए। तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन ये था ट्रांजिशनल अल्टरनेटिव लेकर आए थे, क्योंकि हमें सीएफसी खत्म करना था। तो इसके लिए हमने सीएफसी को थोड़ा तरीके से समाप्त करने के लिए एचसीएफसी को इंटरिम या संक्रमणकालीन विकल्प के रूप में पेश किया गया। इनमें क्लोरीन होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति सीएफसी की तुलना में समताप मंडल में। ठीक है, अगर इतना ना जाए तो अब याद रखिए सीएफसी था, उसके लिए लाए एचएफसी और HCFC। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और HFC को वही लाए लॉन्ग टर्म अल्टरनेटिव के लिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये ध्यान रखना, इनका ओडीपी शून्य होता है, पर देखा जाए तो ये ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में परिवर्तन हो जाती हैं। ठीक है, और किगाली एग्रीमेंट आपसे पूछा ही जाता रहता है, 2016 में इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त, इसको भी समाप्त करने के लिए लाया गया किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, तो आप इसे एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ओवर फर्टाइल लेक, जो हो जाती है मतलब ज़्यादा अधिक उपजाऊ झील हो जाती है, उसे क्या हो जाता है। तो नाइट्रेट लेवल डिक्रीज हो जाता है, डेप्लीशन, एल्गल प्रोडक्टिविटी, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज या क्वालिटी ऑफ फिशेस प्रोडक्ट्स इज इम्पेयर्ड। ये भी क्वेश्चन आपको 2 सितंबर को आया था। तो अगर देखा जाए तो इसका अगर तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कैसे, देखिए जब आपका लेक जैसे ये है, ठीक है, और इसमें बहुत सारा मतलब कह सकते हैं कि मतलब फर्टाइल लेक हो गई बहुत ज़्यादा। ठीक है, चीज़ों की बढ़ोतरी हो गई और उसमें क्या है, जो अपनी जो मछलियाँ होंगी उनकी गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यही पूछा गया है, गुणवत्ता को खराब हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको पड़ेगा, गुणवत्ता जो खराब हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हो गई सारी फर्टाइल हो गई है, यानी कि आपके चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं धीरे धीरे ना, तो इस वजह से शैवाल में लूज हो जाता है ना एकदम। आपने देखा होगा तालाब एकदम बंद हो जाता है तो मछलियाँ वहाँ पे नहीं रह सकती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का होने के लिए बायोलॉजिकल जिसे कहते हैं ना ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजिंग होने लगती है। ठीक है, इसका आंसर होगा 4। बेनिफिट्स ऑफ बायोडीजल ओवर पेट्रोडीजल, पेट्रोडीजल की तुलना में बायोडीजल के लाभ क्या क्या हैं। बायोडीजल में लगभग कोई सल्फर नहीं होता, पहला। बायोडीजल काफ़ी कम मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है, तीसरा। बायोडीजल पेट्रोडीजल की तुलना में बेहतर स्नेहक है, या डी बायोडीजल पेट्रोडीजल की तुलना में नाइट्रोजन ऑक्साइड के काफ़ी कम ऑक्साइड उत्सर्जित करता है, या ई है बायोडीजल द्वारा कण उत्सर्जन पेट्रोडीजल की तुलना में बहुत कम है। तो अब पूछ रहा है कि जो बायोडीजल है के लाभ किस प्रकार से पेट्रोडीजल के मतलब हिसाब से। इसका आंसर होगा 3, यानी कि आपका हो जाएगा ABCE, ABCE। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा था पेट्रोडीजल की तुलना में नाइट्रोजन काफ़ी कम ऑक्साइड उत्सर्जित करता है, यही सिर्फ गलत हो जाएगा। ठीक है, बायोडीजल में सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी लगभग नगण्य होता है। बायोडीजल के दहन से CO का उत्सर्जन पेट्रोडीजल की तुलना में काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये बायोडीजल है, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपनी का काम करता है। ठीक है, बायोडीजल जो बेटर लुब्रिकेंट देन पेट्रोडीजल, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बायोडीजल इमिट सिग्निफिकेंट लोअर ऑक्साइड ऑफ, यही गलत हो जाता है। ठीक है, ये गलत है सर, पर्टिकुलर एमिशन बाई बायोडीजल मच लोअर, नहीं काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज आल्सो नोन एज, जो आपकी अस्थायी कठोरता होती है पानी में उसे किस नाम से जाना जाता है। सल्फेट कठोरता, नाइट्रेट या क्लोराइड या कार्बोनेट। तो अगर आप इसका आंसर जो होगा वो कार्बोनेट होगा, 4 नंबर आंसर होगा, कार्बोनेट हार्डनेस होती है।
अस्थायी कठोरता होती है, दो तरीके से होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो टेम्परेरी को आपको CaSCO3 के नाम से जाना जाता है, और MgSCO3 2 के कारण होती है। उबालने पर हटाया जा सकता है, क्योंकि अगर टूटकर अवक्षेपित हो जाते हैं, मतलब कार्बोनेट हार्डनेस होती है, उसी तरह अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है, ठीक है।